जस्टिस फॉर साबिया, सीबीआई इंक्वायरी फॉर साबिया। ये आवाज़ हमें बुलंद रखनी है, हमें इस आवाज़ को कम नहीं होने देना है, क्योंकि अगर हमने इस आवाज़ को कम होने दिया, अगर हम अब इस वक्त जबकि इतनी सारी घटनाएं रेप की और मर्डर की हो चुकी हैं, अगर हम अब चुप बैठ गए तो कल को हमारी फैमिली में किसी ना किसी के साथ ऐसा हो गया तो दोस्तों हमारे साथ कोई नहीं आएगा और तब हमें बहुत पछतावा, गिल्ट और गिलानी होगी। तो दोस्तों साबिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है तो इसलिए मैं रियल नाम नहीं ले सकता, तो मैं साबिया कहकर बुलाऊंगा। साबिया के साथ जो हुआ, पूरा देश जानता है कि साबिया के साथ कितनी ज़्यादा बर्बरता की गई, कितना ज़्यादा बेकार सलूक किया गया, कितनी निर्मम हत्या की गई, कितनी इनह्यूमन एक्टिविटी साबिया के साथ की गई। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी हम इस केस पर डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे और साबिया की जो आवाज़ है, जो साबिया के लिए हम लड़ रहे हैं, इस आवाज़ को हमें बुलंद रखना है, शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल सच्चाई के साथ हमें बुलंद रखना है और इस आवाज़ में बिल्कुल भी कमज़ोरी ना आए, ये आवाज़ ऐसे उठी रहे, क्योंकि बहुत बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। तो अब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने पहले भी साबिया के ऊपर 2-3 वीडियोस बनाई हैं, तो लोग जो है वो कई तरह के कमेंट्स कर रहे थे, हर जगह लोग घुसा देते ये एंगल, हिंदू मुस्लिम की, मुस्लिम लड़की एक है इसलिए उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, सुन नहीं रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि जब किसी हिंदू लड़की के साथ ऐसा होता है तब तो तुम नहीं आते, तुम ऐसे न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं करते, तब तो तुम नॉर्मल अपनी मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाने लग जाते हो। तो यहाँ पर इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना होगा, तभी आप इस वीडियो का पूरा मकसद आप समझ पाएंगे, वरना आप अगर अधूरी जानकारी लेंगे तो आप इस वीडियो को किसी भी तरह से जज करके चले जाएंगे तो वो सही भी नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी जानकारी देखें और ये न्यूज़ जो है वो आप सभी के माध्यम से स्प्रेड होगी, इस न्यूज़ को आप सभी को स्प्रेड करना है। अगर अपडेट की बात करें तो साबिया के केस में अपडेट तो सिर्फ यही है कि निज़ामुद्दीन नाम का एक व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया था और वो अपने आप को साबिया का पति बता रहा था, कि उसने बताया कि वो साबिया का पति है, उसने साबिया के साथ शादी कर ली थी और क्योंकि साबिया के चाल चलन ठीक नहीं थे इसलिए उसने साबिया की ऐसे हत्या कर दी, डेथ कर दी। लेकिन जब उससे कुछ लीगल सबूत मांगे गए, उससे मांगा गया कि तुम दिखाओ कि भाई कहाँ है, तुमने जो शादी की है उसका कोई सर्टिफिकेट हो, कोई कोर्ट से तुमने सर्टिफिकेट हो, कुछ ऐसा मैरिज सर्टिफिकेट हो या फिर कुछ निकाह का या फिर कहीं मंदिर में कहीं शादी की हो, कुछ ऐसा सबूत है। तो सबूत जो है वो नहीं जुटा पा रहा है, ना ही उसने देने से ही पूरा इनकार कर दिया। तो इसका मतलब ये चीज़ स्पष्ट है कि निज़ामुद्दीन को भी बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उसको जो है इस केस में बकरे की तरह लिया जा रहा है। कातिल जो लोग हैं वो अभी भी खुले घूम रहे हैं और वो जो हैं, क्योंकि कातिल बहुत सारे लोग हैं, इसमें किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं है। मैं ये बताऊंगा आपको कि ये कैसे एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, ये कई सारे लोगों का हाथ है। मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये अपडेट अभी तक है, जबकि साबिया की जो मम्मी है वो उन्होंने जो खुलासा किया है वो ये खुलासा किया है कि साबिया जो थी वो घर पर आकर डिस्कस करती थी, वो घर पर आकर ये बताया करती थी कि असल में उसके पास वो एक तरह का कैशियर थी जो चालान वगैरह कटते थे, मास्क जो लोग नहीं पहनते थे या फिर और भी जो चालान वगैरह कटते थे, उन सब का जो पैसा है वो सब कुछ वही मैनेज करती थी। वो उसकी जो चाबी थी वो साबिया के पास ही थी। तो वो बताती थी भी, अपनी मम्मी को बताती थी कि मम्मी देखो कितना बड़ा घोटाला होता है, लोगों का चालान ऐसे पर्ची भी नहीं काटते फिर भी देखो मम्मी पैसे जमा कर लेते हैं, देखो ये देखो मम्मी नकली पर्ची काट देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही थी, साबिया की मम्मी बताती है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा जो मामला है वो रेप और मर्डर का नहीं है, बल्कि ये जो मामला है ये करप्शन का भी बहुत बड़ा मामला है। तो इस केस से यहाँ से, क्योंकि अगर इस केस की सीबीआई इंक्वायरी अगर होती है और जो कि होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो सच में बहुत
बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सामने आने वाली हैं जो देश को खोखला कर रही हैं, जो एक आम आदमी को जो है वो ठीक से, जो इतनी मेहनत से काम करते हैं उनको पैसा कमाने नहीं दे रही है। और जो फ़ायदा है वो कुछ ही लोग, कुछ ही परसेंटेज के जो लोग हैं, जैसा कि हमें पता है इंडिया में कि बहुत कम ऐसे लोग हैं, कम से कम 4-5% जिनके पास इंडिया की 80% जो वेल्थ है पूरे इंडिया की है, और बाकी जो लोग हैं वो गरीबी, भुखमरी और इन सारी चीज़ों में जो है गुजर बसर कर रहे हैं यहाँ पर। तो करप्शन का भी ये मामला है। अगर आपको स्टोरी नहीं पता तो पूरी स्टोरी ये है कि आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। क्या होता है कि 26 तारीख को साबिया अपने घर से निकलती है सुबह 11 बजे, और साबिया सुबह 11 बजे निकलती है। साबिया एक सिविल डिफेंस में काम करती थी जो डीसी ऑफिस से बिल्कुल कनेक्टेड था, डीएम के पास, आईएएस ऑफिसर के पास, वहाँ से एकदम कनेक्टेड था, जहाँ पर उसका जो काम होता था वो कैश वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज करना, पर्चे वगैरह कटना, चालान की सारी चीज़ें देखना, ये साबिया का काम था वहाँ पर। और साबिया अमूमन घर पर 6-7 बजे तक घर पर आ जाती है, लेकिन 6-7 बजे तक घर पर ना आने की वजह से साबिया की मम्मी पापा को साबिया की चिंता होती है कि साबिया क्यों नहीं आई अभी तक। तो जब साबिया नहीं आती है, मम्मी पापा को चिंता होती है, तो जो मम्मी पापा हैं वो कॉल करते हैं ऑफिस में, और ऑफिस में उनको बताया जाता है साबिया के मम्मी पापा को कि आपकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसी बात नहीं है, वो उसको ना कुछ इंक्वायरी के लिए उसको कहीं ले गए हैं, तो सेफ़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम बढ़ता है और भी ज़्यादा बढ़ता है, तो उनके जो घर वाले हैं वो ऑफिस जाते हैं, और जब ऑफिस जाकर देखते हैं तो उनको बताया जाता है कि कुछ पुलिस इंक्वायरी है। तो उस इंक्वायरी के सिलसिले में साबिया को और एक व्यक्ति यहाँ पर और है मेहरा कुछ करके, तो उनको भी ले गए हैं, क्योंकि कुछ होता है, कुछ करप्शन का कई बार कुछ चीज़ें हो जाती है, तो इसलिए दोनों को ले गए। साबिया कैशियर थी इसीलिए। तो आप चिंता मत करिए, वहाँ की जो सिक्योरिटी सबने बता दिया कि आप चिंता मत करिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, साबिया बिल्कुल सेफ़ है। तो अब सिंपल सी बात है यार, डीसी ऑफिस है और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, सिविल डिफेंस है, तो यहाँ पर तो सभी सेफ फील करते हैं। यहाँ पर कौन अपने आप को अनसेफ फील करेगा, क्योंकि जो कानून है उस पर तो लोगों को भरोसा होता ही है कि हमारी जो सुरक्षा है, हमारी जो सुरक्षा करने वाले लोग हैं वो हमारे साथ हैं, तो किसी को क्यों चिंता होती है। विश्वास है, एक बिलीव है, तो घर वाले मान जाते हैं। लेकिन जो है रात बढ़ती जाती है, टाइम होता रहता है, और जो है बहुत ज़्यादा घर वालों को चिंता होती रहती है। लेकिन शक जो है, जो गंभीर शक, जो एक डाउट क्रिएट करता है, वो तब जब साबिया की एक फ्रेंड जो उसके ऑफिस में काम करती थी, जिसका नाम ज्योति बताया जा रहा है, ज्योति का कॉल आता है, और ज्योति जिस तरह से बात करती है फ़ोन पर, वहाँ पर बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। और वहीं से जो रियल जो आवाज़ उठना स्टार्ट हुई है वो इसी वजह से हुई है, और भी बहुत सारी रीज़न है। तो ज्योति जो है पहले फ़ोन करके बोलती है कि पता नहीं किसी और ने फ़ोन उठाया होता है साबिया की फैमिली में शायद, तो तुम्हें पता है ना ऑफिस में क्या हो रहा है, ऑफिस में पता है क्या हो रहा है, तो इस तरह से। और जब साबिया की मम्मी से बात कर रही होती है ज्योति, तो वो ये बार बार बोल रही होती है, आंटी रिकॉर्डिंग तो ऑन नहीं है, आंटी रिकॉर्डिंग, मोबाइल की रिकॉर्डिंग तो ऑन नहीं है ना, आंटी इस मोबाइल की रिकॉर्डिंग तो ऑन नहीं है ना। बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में लग रही है, और कह रही है कि आंटी पता नहीं साबिया ना सुबह से आज परेशान थी, और मतलब कुछ अनहोनी ना हो जाए कहीं, कुछ मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन आंटी नहीं, आंटी साबिया सेफ़ है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बताओ आपको कोई दिक्कत है तो मैं आ जाऊँ आपके पास, मैं आ जाऊँ। मतलब ज़बरदस्ती एक अलग तरीके से ऐसा लग रहा है कि उसको ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया गया है, और वो अपनी मजबूरी की वजह से जो है वो बेचारी वो कुछ बता नहीं पा रही है, कुछ समझा नहीं पा रही है। हालांकि ज्योति को अभी तक, और एक जो व्यक्ति था मेहरा था, उनसे अभी तक मेरी जो नॉलेज में है, जहाँ तक मैंने भी रिसर्च की है, तो इन दोनों लोगों से अभी इतनी पूछताछ नहीं हुई है। इन लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए ज़रूर, ये पुलिस का अधिकार है, और जुडिशरी भी हमें अधिकार देती है कि जिस पर भी डाउट हो उस पर हम उससे बात कर सकते हैं। तो क्या होता है, ज्योति ये सारी बात बोलती है कि हाँ आंटी, जो साबिया सुबह से परेशान लग रही थी आंटी, उसको ना ले गए हैं, उसको ना कुछ लोग ले गए हैं। तो भाई अब घर वालों को और भी बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। लेकिन एक रहता है ना कि भाई सिविल डिफेंस की लड़की है, और साथ में एक आईएएस ऑफिसर भी हैं, सब लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के लोग हैं, और एक होता है, एक बिलीव होता है कि भाई हम सबको भरोसा हो जाता है, और एक सेफ जगह है। लेकिन सुबह क्या होता है, सुबह फ़ोन आता है साबिया के घर पर कि साबिया का कत्ल हो गया है,
और साबिया का जो कत्ल हो गया है, साबिया की जो लाश है वो हरियाणा में सूरज कुंड में से बरामद हुई है, तो फरीदाबाद थाने में आपको आना है। तो ये सुनकर जो घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है। एक तरफ हमें दिलासा दिया जा रहा है, वहाँ का जो स्टाफ है वो कह रहा है साबिया सेफ़ है, साबिया सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे साबिया को जब ले जाया गया था, जब साबिया को उस ऑफिस से ले जाया गया था, वहाँ के जो सिक्योरिटी थे, ये बात ज्योति को भी पता थी कि, और ये बात वहाँ पर सारे जो डीसी है उसको भी पता है कि मेहरा को ले जाया गया। अरे उसको जो ले गए हैं वो कौन लोग ले गए थे? वो कोई ना कोई जान पहचान वाले लोग होंगे, तभी तो ले गए थे ना वो, तभी तो पता लगा इन सबको, पता उन्होंने कुछ बोल के ले गए होंगे ना। तो वो लोग किस बेसिस पर ले गए हैं साबिया को, किस रीजन की वजह से ले गए, और कैसे कैसे थमा दिया किसी को भी साबिया के हाथों में, और किसकी परमिशन थी, क्या था ये सब का सब, ये सीन क्या है समझ में नहीं आ रहा है ये। तो साबिया की जो है वो लाश मिलती है और लाश का पोस्टमार्टम होता है, और पोस्टमार्टम में जैसा कि उनके भाई, मैं उनके भाई की बहुत बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो उनके भाई जो हैं उनका नाम जो है मोनिश है, तो उनसे मैं सच में बहुत ज़्यादा मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो बहुत हिम्मत से खड़े हुए हैं साबिया के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ। हालांकि वो कज़न ब्रदर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरह से बिल्कुल खड़े हुए हैं, बार बार वही सामने आ रहे हैं, और सच में घर वालों का जो हौसला है वो उन्होंने ही बढ़ा रखा है। मैं कहना चाहूँगा हर बहन को मोनिश जैसा भाई मिले सच में, तो ये दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी, लड़कियों पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। और मैं सच में बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ताकत है उन पेरेंट्स में, साबिया के पेरेंट्स में, जो वो अभी तक लड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब उन्हें भी एक अंदर से विश्वास हो, उन्हें बिलीव है कि हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि उनको ये बिलीव है उनको इंसाफ मिलेगा। इसीलिए हम सब ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी के दिल में ये नहीं डालना चाहते भारत में, इंडिया में, कि किसी को ना इंसाफ मिला है, किसी के साथ बुरा हुआ है। हम कुछ लोगों की वजह से जो सत्ता में बैठे हैं उनकी वजह से हम अपने देश को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश हमारा भी है, हम सब का भी है, हम सब को मिलकर लड़ना है। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारों का कुछ नहीं है, उन्हें अपना काम चलाना है, बिजनेस करना है, पावर के लिए आते हैं, लेकिन रहना, एक सहना एक आम आदमी पर्सन को ही पड़ता है। हम आगे बात करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि साबिया के भाई ने और साबिया के जो पेरेंट्स हैं वो क्या बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम में क्या चीज़ सामने आई, और इसी की वजह से ये जो इनह्यूमन एक्टिविटी है कि सच में कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ लोग इतने बुरे भी हो सकते हैं जो सच में किसी के साथ इतना बुरा सलूक कर सकते हैं। एक इंसान इतनी जल्दी जानवर बन सकता है, इंसान को एक विवेकपूर्ण, एक विवेकशील व्यक्ति माना गया है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान को विवेकशील व्यक्ति माना जाता है, उसमें तर्क करने की शक्ति होती है, लेकिन कभी कभार विश्वास नहीं होता कि वो इंसान ऐसा क्यों कर देता है, उसके पीछे ऐसी क्या मजबूरी रह जाती है कि वो इतनी इनह्यूमन एक्टिविटी कर देता है। क्या उसको ठीक से एजुकेशन नहीं मिली, क्या हुआ, ऐसी क्या गलती हो रही है सोसाइटी में, समाज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऐसी क्या गलती हो रही है हमारे इन्वायरमेंट में कि जिसकी वजह से ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो अंजाम दी जाती है लोगों द्वारा। ऐसा क्या है कि हमने देखा है कि ये जो घटनाएं हैं, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जो है वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादातर घटनाएं वो सामने आती हैं इस तरीके की कि जो व्यक्ति है वो वेल क्वालिफाइड है, वो पढ़ने वाला पर्सन है, वो पढ़ा लिखा पर्सन है, एजुकेशन है उसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी उससे ये गलती हो गई, उसने ये गलती क्यों कर दी, ऐसा क्यों करा। तो बताया जा रहा है कि साबिया की बॉडी पर कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिस पार्ट पर उससे चाकू से उस पर हमला ना किया गया हो, उसके होठों पे, उसके सर पर, उसके गालों पर, और जब उसने छटपटाया होगा, उसने इस चीज़ का विरोध किया होगा तो उसकी उंगलियों पर भी चाकू मारे गए, जिससे उसकी जो उंगलियां हैं वो भी कटी हुई मिली, और उसके पूरी बॉडी पर जो है चाकू ऐसा बताया जा रहा है कम से कम
30 से 35 चाकू जो है वो साबिया के मारे गए और साबिया के प्राइवेट पार्ट्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया और बताया जा रहा है कि साबिया के साथ गैंग रेप किया गया। यहाँ पर बताया जा रहा है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कि साबिया के यहाँ पर गले में चाकू डाला जाता है और चाकू यहाँ से निकाला जाता है, उसके होंठों को काट के गर्दन को काटा जाता है उसको, और यहाँ तक कि उसके स्तनों को भी काट दिया जाता है। और बहुत ही निर्मम हत्या, जहाँ से साबिया जो है स्टूल करती है, जहाँ से यूरिन पास करती है, उन जगहों पर को भी बहुत ज़्यादा हार्म किया गया है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होती हैं और सच में इनको बताते टाइम ही इतना डर लगता है और इतना अजीब सा लगता है, लेकिन जो लोग हैं वो ऐसी एक्टिविटी कैसे कर देते हैं सच में। और कभी कभार ऐसा डाउट भी होने लगता है कि सच में परमात्मा, भगवान, अल्लाह जैसी कोई चीज़ है या नहीं है, सिर्फ़ एक हमारा भ्रम है। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस चीज़ को लेकर। लेकिन बुरा इससे ज़्यादा तब लगता है जब ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी जो लोग हैं वो इस टाइम पर भी मजहब को बीच में लेकर आ जाते हैं। वो जो लोग हैं इस टाइम पर भी बुरा तब लगता है जब लोग इस टाइम पर भी धर्म को बीच में ले आते हैं। सबसे ज़्यादा बुरा इस चीज़ पर लगता है। लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, लोग मुझसे कह रहे हैं कि तुम एक मुस्लिम लड़की के बारे में दिखा रहे हो, उसका रेप हुआ है इसलिए इतना शोर मचा रहे हो, कभी किसी हिंदू लड़की के बारे में दिखाया है। कुछ लोग कह रहे हैं वो मुसलमान लड़की थी इसीलिए उसकी जो खबर है वो मीडिया तक नहीं पहुंच रही है। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। ये असल में हम सबको बोलने का अधिकार है, हम सबको अपनी एक राय रखने का अधिकार है, ओपिनियंस रखने का अधिकार है। एवरीवन इज़ फ्री। बट इस तरह की जो मेंटालिटी है, इस तरह की जो बातें हैं जो आप कह रहे हो, ये एक समाज को नीचे गिरा देती हैं। और सच में ऐसी घटनाएं जो हैं जब होती हैं तब समाज जब एक नहीं होता और बट जाता है तब जो विरोध है वो उस तरीके का नहीं हो पाता। और इस वजह से ये घटनाएं जो हैं वो होती रहती हैं। दोस्तों, जब ऐसी बर्बरता जब होती है ना तो मस्तिष्क जो है, इंसान का जो मस्तिष्क है, जो व्यक्ति ऐसा करते हैं जिनके अंदर दया नहीं होती, वो किसी धर्म को या मजहब को नहीं देखते। जो मस्तिष्क है वो किसी धर्म या मजहब को नहीं देखता, वो बस उसके अंदर जो सेंसेशन आई है, उसके अंदर जो इंट्यूशन आई है, उसके दिमाग में जो गुस्सा भरा है, वो सारे के सारे तर्क वितर्क सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है और वो वही करता है जो उसको सामने नज़र आ रहा होता है, जिसको लेकर उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी होती है। तो दोस्तों, हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है एजुकेशन में रिफॉर्म्स की। हमें कुछ मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड करनी पड़ेंगी। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमें जो नेगलेक्ट करनी पड़ेगी हमारे एजुकेशन सिस्टम से, जिसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। मेडिटेशन ऐड करनी पड़ेगी, मेंटल हेल्थ को लेकर चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। हमें किस तरह से जो एक एंगर मैनेजमेंट है उसको कैसे हम ठीक से उसको एंगर मैनेजमेंट को कैसे मैनेज कर पाएँ जब एंगर आए। और हमें स्टूडेंट्स को सेक्स एजुकेशन भी देनी पड़ेगी। इस तरह की एजुकेशन भी देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत तरीके के काम करने पड़ेंगे और इन काम को करने में काफ़ी साल लग सकते हैं, तब जाके ये जो घटनाएं हैं वो बंद होंगी, क्योंकि इतनी जल्दी ये घटनाएं अभी बंद नहीं होंगी। बस हमें एक काम करना है, वो ये कि जल्दी से जल्दी कम से कम जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उनको इंसाफ तो मिले, उनको पता तो लगे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनके डाउट्स तो क्लियर हो। क्योंकि जिनके साथ ऐसा होता है इस दर्द को उनके अलावा कोई नहीं फील कर सकता। आप झूठ बोलते हैं, जो भी लोग बोलते हैं कि हम समझ सकते हैं कि तुम्हारा क्या दर्द है, हम समझ सकते हैं, नहीं, तुम नहीं समझ सकते। जिसको ये तकलीफ़ हुई है, जिसकी बेटी गई है, जिसके घर में एक जलता हुआ चिराग बुझा है, वही समझ सकता है दर्द क्या होता है। उस टाइम उसको जो इमोशनल पेन हो रहा है, उस टाइम उसको जो दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, जो भागदौड़ हो रही है, जो
गलती किसी और ने की और सज़ा किसी और को मिल रही है, जो भाग दौड़ वो कर रहे हैं, जो इतनी सारी दिक्कत परेशानियां जो झेल रहे हैं, वो उन लोगों को ही होती है। तो दोस्तों, हमें इस चीज़ को लेकर, हमें समाज में जो बेकार चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर शिक्षा में कुछ गड़बड़ी हो रही है, इलाज में कुछ लोगों के बाधाएं आ रही हैं, अगर लोगों में क्राइम से रिलेटेड कोई चीज़ें हो रही हैं, रेप से, मर्डर से रिलेटेड कोई चीज़ें हो रही हैं, करप्शन से कोई चीज़ रिलेटेड हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम फिर भी इसमें भी मजहब देखेंगे, इसमें भी अगर हम धर्म देखेंगे, तो दोस्तों बुरा मत मानना, किसी के साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो तब तुम्हारे साथ अगर ये चीज़ें हो गई तो उस टाइम तुम्हें यकीन होगा, उस टाइम तुम्हें रियलाइज़ होगा कि सच में जब किसी के साथ पर्टिकुलर करप्शन होता है, किसी के साथ मर्डर होता है, तो सच में यहाँ पर एक इंसान की जान बचाना, एक इंसान को इंसाफ देना, ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बजाय ये देखना कि वो किस मज़हब का है, वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, या वो किसी भी धर्म का है, वो कम्युनिस्ट है, वो कैपिटलिस्ट है। बहुत तरह की चीज़ें जो हमने एस्केपिज्म के रास्ते अपना रखे हैं, वो सब जो हैं वो तब नज़र नहीं आते। हम सबको जो मेन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है इस टाइम पर, वो यही है, क्योंकि एक व्यक्ति की, उसकी जो कंप्लीट थिंकिंग कैसी बनेगी, उसका जो सारा सिस्टम होगा, वो एक क्लासरूम से तय होता है। क्लासरूम में पढ़ने वाले एक एक व्यक्ति को जब अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, मोरल एजुकेशन, और उसके विचारों को प्रस्तुत करते हुए, उसके फ्री थॉट्स को, उसकी जो फ्री थिंकिंग है उसको भी सामने रखते हुए, ना कि उस पर वायलेंस करते हुए, उसको मार कर, पीट कर, या फिर अपनी ज़बरदस्ती आज्ञाओं का पालन करवा कर, नहीं, इससे बात बिगड़ेगी। तो हमें एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाना है। हमें ये लाना है रिफॉर्म कि कैसे कुछ लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत कम पैसा कमा पाते हैं, बेचारे गरीबी में रहते हैं, और इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो तो गरीब पैदा ही हुए हैं, उनका तो भाग्य ऐसा है, या फिर उन पर इल्ज़ाम लगा देते हैं वो मेहनत नहीं कर पाते। लेकिन नहीं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, बट उनको वो ठीक प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, उनके साथ वो इक्वलिटी नहीं की गई, उनके साथ जो हुआ है वो बहुत बेकार हुआ है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमें उन्हें निकालना पड़ेगा, और समाज को, सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम इस धर्म और अगर हम इस चीज़ में फंसे रहे, हिंदू और मुस्लिम में और बाकी चीज़ों में, तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। हम सब चाहते हैं, आप सब चाहते हैं कि आपके बच्चे एक अच्छी शिक्षा लें, आप सबके बच्चे, अगर आपको कोई तकलीफ़ हो तो आपको एक बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, आपको मेंटल हेल्थ भी स्वास्थ्य में आता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जिससे इंसानियत सर्वाइव कर पाती है, वो एजुकेशन और हेल्थ ही है। एजुकेशन और हेल्थ ही है जिसकी वजह से इंसानियत सर्वाइव कर पाती है। जब इंसानियत ही नहीं रहेगी तो धर्म का क्या करोगे, क्योंकि धर्म भी तो इंसान ही बनाएंगे, और जो इंसान ही नहीं होंगे वो कैसा धर्म बनाएंगे। आपको पता है, वो ऐसा ही धर्म बनाएंगे जो आजकल धर्म के चक्कर में लोगों को लूटा जा रहा है। आजकल कोई भी धर्म हो, हर धर्म में गलत लोग होते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो बुद्ध धर्म हो। हर धर्म में कुछ लोग बुरे होते हैं, और वो जो बुरे लोग होते हैं, हर धर्म जो है अपने आप में अच्छा है, हर धर्म की बातें बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन उस धर्म को जो कंटामिनेट किया है, उस धर्म को जो बेकार किया है, वो उस धर्म को जो रिप्रेजेंट करने वाले, जो पर्सनल गेन, जो लालची ग्रीडी लोग सत्ता में बैठे, पॉलिटिकल अपने लिए ये सारी की सारी जो चीज़ें रचते हैं, करते हैं, वो लोग करते हैं धर्म जैसी चीज़ों को कंटामिनेटेड। वरना धर्म जैसी पवित्र चीज़ एक टाइम पर जब कोई धर्म का नाम लिया करता था तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते थे, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, लोग बहुत ज़्यादा उल्लासित हुए जाते थे। लेकिन आज आप देखिए, उसी धर्म को लोगों ने जो अपने पर्सनल गेन के लिए कितना कंटामिनेटेड कर दिया है कि धर्म शब्द का नाम भी अब सुनने का मन नहीं करता। बल्कि अब जो धर्म है, लेकिन हमें खुद को संभाले रखना है, और हमें रियल में
जो राइट चीज़ें हैं उनको इस्टेब्लिश करना है। और धर्म का मतलब हमें समझाना है लोगों को कि धर्म का मतलब होता है कि आप क्या फ़िलॉसफी, आप क्या वैल्यूज़, क्या प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। फिर चाहे वो किसी के भी प्रिंसिपल्स हो, कोई भी प्रिंसिपल गलत नहीं होते, उनको तोड़ मरोड़ कर मैनिपुलेट कर कर आपके पास इस तरीके से परोसा जाता है कि आप उसका जो मीनिंग है, आपको जो बताया गया है, वो आप गलत परसीव कर लेते हैं। फिर जब आप गलत परसीव कर लेते हैं, मैं कहता हूँ एक व्यक्ति को भी अगर आपने धर्म के बारे में बात करी और उसको धर्म सही से समझ में नहीं आया, गलत समझ में आ गया, तो वो व्यक्ति समाज को नीचे गिराने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है दोस्तों। क्योंकि आज के टाइम पर सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई अपने व्यूज़ रख रहा है, हर कोई अपने पॉइंट्स रखता है, हर किसी के पास आज़ादी है। तो इसीलिए दोस्तों हमें कुछ लोगों को ये ज़िम्मा उठाना पड़ेगा, कुछ लोगों को जो है ये चीज़ जो है निभानी पड़ेगी, कुछ लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो जो सही चीज़ें हैं उनको ज़िंदा रखें, उनको साथ में लेकर चले, लोगों को साथ में लेकर चले और हर एक नारा दे, लोगों को बांधने वाला नारा दे, चाहे वो अल्लाहू अकबर दे, चाहे वो हर हर महादेव दे, चाहे वो हरे कृष्णा दे, चाहे वो जय भीम दे। ये सब के सब हमारे हैं, हमारे कौन है, हमारे ये सब के सब है। लेकिन जो हमारे हैं नहीं, वो लोग हैं जो नफ़रत फैलाते हैं, जो जय भीम बोलते हैं वो भी हमारे हैं, जो अल्लाह अकबर बोलते हैं वो भी हमारे हैं, जो हरे कृष्ण बोलते हैं वो भी हमारे हैं, जो हर हर महादेव बोलते हैं वो भी हमारे हैं, जो नमो बुद्धाय बोलते हैं वो भी हमारे हैं, जो बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं वो भी हमारे हैं, हमारे नहीं हैं तो वो जो नफ़रत फैलाते हैं। और आओ चलो इनको ढूंढते हैं, कहीं होंगे ये धर्म का चोला और समाज में राजनीति का चोला पहने हुए, इनको ढूंढते हैं, इनको पकड़ते हैं, असल में नफ़रत यही फैलाते हैं। और ये जो बात है मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने ये बात शेयर की। मुझे ये बात मेरे प्रिय अध्यापक आलोक मिश्रा सर, जो कि एक बहुत ही जाने माने कवि भी हैं और एक अच्छी पोस्ट पर एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बात शेयर की जो मैं आपसे बता रहा हूँ। सच में जो हमारे जो लोग हैं वो वही हैं जो किसी भी तरह का नारा देते हैं, हमें वो पसंद है, लेकिन हमारे नहीं हैं वो जो नफ़रत फैलाते हैं। नफ़रत फैलाने वाले हमारे कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरीके से नहीं हो सकते दोस्तों। लेकिन हमें ये जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, हमें इनसे नफ़रत नहीं करनी है, हमें इनसे नफ़रत नहीं करनी है। इनको बीमारी है, ये बीमार है, हमें इनकी सहायता करनी है। किसी बीमार की, जब किसी को बुखार होता है, किसी को कोई दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, तो हम उसकी सहायता करते हैं, उसकी बीमारी को और बढ़ाते नहीं हैं। ये लोग बीमार हैं, ये नफ़रत के बीमार हैं। इन नफ़रत के बीमार लोगों को हमें इनकी सहायता करनी है और इनकी सहायता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इनको प्रेम करो, इनको प्यार करो और इनको एहसास दिलाओ कि नफ़रत से ज़्यादा प्रेम में मज़ा है। और जिस दिन तुम्हें ये पता लग जाएगा नफ़रत से ज़्यादा प्रेम में मज़ा है, तो उसी दिन जो है नफ़रत जो है वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। हो सकता है ये जो लोग नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, इनको आसपास के लोगों ने यही सिखाया हो, इनकी एजुकेशन ही ऐसी हुई हो, इनके साथ गलत एक्सपीरियंस हुए हों। जैसे कि मान लीजिए कि अब मैं हूँ, मेरी एजुकेशन जहाँ भी हुई, मैं एक बहुत बढ़िया कंपनी में गया, एक मल्टीनेशनल अमेरिका की कंपनी, जहाँ पर मैंने 1.5 साल तक जहाँ पर मैंने एजुकेशन ली, जहाँ पर मुझे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें सिखाई गई, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें सिखाई गई। सच में मैं उस कंपनी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस कंपनी ने मुझे अपने टच में रखा, उस अपलाइन का, जिन्होंने मुझे उस कंपनी में मौका दिया आने का। और वहाँ मैंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सीखी। हर एक धर्म को सम्मान करना, और वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी लोगों का भला करना, लोगों की मदद करना। वहाँ पर लालच नहीं सिखाया जाता था, वहाँ पर ये बोला जाता था आप लोगों की मदद कीजिए, आप लोगों का भला कीजिए। बस एक ही चीज़ बताई जाती थी, आप लोगों का जितना मदद कर सके और जितना भला कर सके उतना भला कीजिए, बाकी सारी चीज़ें तो बाय प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद मेरे सामना हुआ चैतन्य महाप्रभु के कुछ पियस संतों के साथ, चैतन्य महाप्रभु के, गौरांग महाप्रभु के कुछ इतने साधु सेंट्स जो थे, मंक्स थे, उनके साथ मुझे संग करने का मौका मिला।
करीबन 1.5 साल तक मैं उनके टच में रहा, वहाँ आता जाता रहा, वहाँ की चीज़ें प्रैक्टिस करता रहा और वहाँ मैंने जो चीज़ें सीखी सच में वहाँ भी कभी मुझे कुछ गलत नहीं सिखाया गया। वहाँ भी मुझे हर एक धर्म का सम्मान करना सिखाया गया और कभी भी ये नहीं सिखाया गया कि तुम्हारा जो धर्म है वही सबसे बेस्ट है, तुम एरोगेंट हो जाओ, तुम ईगो में हो जाओ। नहीं, हमें सबका धर्म का सम्मान करना सिखाया गया जहाँ पर मैं गया। तो इसलिए मैं हर एक धर्म का सम्मान कर रहा हूँ, मुझे लोगों को साथ में लेकर चलना है। तो मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बातें सिखाई गई, मुझे अच्छी चीज़ें सिखाई गई। अगर कोई मुझे गलत चीज़ें सिखाता तो मैं गलत वाले बातें बोल रहा होता। तो इसीलिए जो लोग नफ़रत सिखाते हैं, जो लोग गलत बातें करते हैं, हमें उनसे नफ़रत नहीं करनी है, हमें उनको पहचानना है और उनको भी प्रेम करना है, ताकि उनकी ये जो बीमारी है, प्रेम ही एक दवा है जो नफ़रत जैसी बीमारी को जो है वो हटा सकती है, ख़त्म कर सकती है। दोस्तों, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, एक बार क्या होता है कि मैं जो है चैतन्य महाप्रभु के एक संत थे जिनका नाम है, अभी भी हैं, जिनका नाम है समर्पित गौर प्रभु। मैं वहाँ पर उनसे कुछ डिस्कशन कर रहा था, बातचीत कर रहा था। तो वहाँ पर जो है हम ऐसी बातें कर रहे थे, तो थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया, हमने ISIS के बारे में डिस्कशन किया मैंने कि ISIS में ऐसा होता है, ये तो गलत है, किसी को भी मार देते हैं, धर्म के नाम पर ये करते हैं वो करते हैं। तो वहाँ पर मेरे जो प्रभु जी थे, जो समर्पित गौर प्रभु जी थे, उन्होंने मुझे टोका। उन्होंने कहा नहीं, उनको गलत मत कहो, वो जो एक्टिविटी जो कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो गलत है। वो लोग गलत नहीं है, वो लोग तो वही कर रहे हैं जो वो सीख रहे हैं, जो उनको सिखाया गया है। वो प्रैक्टिस गलत है, वो तरीका गलत है। लेकिन वो कहते हैं ना, गांधी जी कहते हैं कि नफ़रत करनी हो तो पाप से नफ़रत करो, जो पाप कर रहा है उससे नफ़रत मत करो, वो तो इनोसेंट है, जो उसको सिखा दिया गया वो कर रहा है। तो दोस्तों, हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है वो ये कि हमें ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि इंडिया में हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। हर धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में जो विवाद क्रिएट करना चाहते हैं, जो क्या करना चाहते हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं, भिड़ाना चाहते हैं, वो उकसाना चाहते हैं लोगों को, बस इसीलिए ताकि उनका फ़ायदा हो, उनका पर्सनल गेन हो, पॉलिटिकल गेन हो, उनकी सुर्खियां बने। तो इसीलिए दोस्तों, साबिया के जो केस में, इसीलिए मैंने आपको बोलता कि पूरी वीडियो देखें। साबिया के केस में हम सबको मिलजुल कर एक साथ, एक दूसरे के साथ लड़ना है, हमें एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ सच्चाई के साथ और नॉन वायलेंस के साथ हमें लड़ना है। हमें साबिया के लिए इंसाफ मांगना है, साबिया के लिए CBI इंक्वायरी मांगनी है। हमें जो हमने सीखा है हर जगह से, मैंने प्रेम सीखा है चैतन्य महाप्रभु के संतों से। चैतन्य महाप्रभु भी प्रेम सिखाते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आ जाती है और चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपना सुदर्शन चक्र निकाल लेते हैं, लेकिन उनके साथ में, उनके बगल में नित्यानंद प्रभु जो है वो उनको मना कर देते हैं, कहते नहीं प्रभु ऐसा मत करना, क्योंकि तुमने इस अवतार में तुमने ये कहा था कि तुम प्रेम का अवतार हो, तुम लोगों को प्रेम सिखाओगे, इसलिए तुम ऐसा कभी मत करना। चैतन्य महाप्रभु को याद आया और उन्होंने अपना जो सुदर्शन चक्र है वो वापस अपने पास ही ले लिया और लोगों को प्रेम करना सिखाने लगे, प्रेम। तो यहाँ पर अगर कोई भूल भी जाता है, अगर किसी से कुछ गलती भी हो जाती है, तो भगवान हमें ये बता रहे हैं, हमें ये चीज़ बोल रहे हैं कि हमें उनको याद दिलाना है कि ये आपसे गलती हो रही है, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो है हमें लोगों को समझाना है, अगर कोई गलत करता है तो हमें समझाना है। तो दोस्तों, हमें कभी भी ध्यान रखना, आपको बांटने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको अपने साथ, आपको अपने अंदर पूरी तरह से, अच्छी तरह से, विल पावर के साथ, एक अच्छी तरीके से आपको साबिया के लिए इंसाफ मांगना है। आपने समाज के लिए जो बुराइयां हो रही हैं उन सब के लिए लड़ना है। और सच में जो साबिया का जो केस है उसमें बताया जा रहा है, उसकी मम्मी ने बताया है कि ये करप्शन का भी केस है, क्योंकि हाँ, ये बात तो पता है कि निज़ामुद्दीन ने, ऐसा बताया जा रहा है कि जो निज़ामुद्दीन है उसने साबिया की जॉब लगवाने में मदद की थी। अब कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई मैंने जॉब लगवाई है तो मैं ही सब कुछ हूँ, तो मेरे अलावा, हमें कई तरह के एंगल्स हमें देखने हैं, हमें कई तरह की चीज़ें देखनी है। लेकिन साबिया ने बताया है कि वहाँ करप्शन भी होता था, नकली पर्ची कटती थी, वहाँ पर लोगों का पैसा लूटा जाता था, कैश जो थी साबिया के हाथों में था, वही इकट्ठा करती थी साबिया
साबिया एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, साबिया एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी और ईमानदारी से काम करना चाहती थी, घर को एजुकेट करना चाहती थी। वो उसकी एक अच्छी एजुकेशन हुई थी और उसने किसी जॉब को छोटा नहीं समझा। उसने कहा इस जॉब से मेरा काम चलता रहेगा, ये जॉब भी अच्छी है। पूरी डेडिकेशन के साथ उसने काम किया, लेकिन सच में बहुत बुरा हुआ, ये चीज़ बहुत गलत हुई। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। तो दोस्तों, हम सब मिलकर लड़ेंगे और जो ये करप्शन हो रहा है इसमें जितने भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं, हम आवाज़ उठाएंगे। इस आवाज़ को हमें दबने नहीं देना है, इस आवाज़ को हमें हल्का बिल्कुल नहीं पड़ने देना है। ये आवाज़ हमें इतनी बुलंद करनी है क्योंकि हमें मीडिया के फ्रंट, मीडिया के बिल्कुल शीशे के सामने जब भी हम खोलें, जैसे सुशांत सिंह राजपूत और सिद्धार्थ की मौत पर बिल्कुल सीधे खबर आ जाती थी, नहीं रहे सुशांत या नहीं रहे सिद्धार्थ, वैसे ही खबर आनी चाहिए जस्टिस फॉर साबिया हर एक न्यूज़ चैनल पे। आज की मीडिया इतनी गिर चुकी है, सच में इतनी गिर चुकी है कि ये मीडिया नरक में भी जाएगी ना, तो ये मीडिया नरक को भी अपने से ऊपर पाएगी, कहेगी कि अरे ये जो नरक है ये भी हमसे ऊपर है, हम तो इससे भी नीचे गिर चुके हैं। तो ये मीडिया जो है ना इतनी गिर चुकी है, जो सच में आज इनको जो देश में महिलाओं के साथ हो रहा है वो नहीं दिख रहा, आज इनको अफगानिस्तान में जो हो रहा है पूरे दिन, आप अभी जाके देख लीजिए, चैनल खोल लीजिए कोई सा भी, सामने टैगलाइन आपको दिखेगी, टाइटल दिखेगा, अफगानिस्तान, काबुल, ये सारी की सारी चीज़ दिखाई जा रही हैं। तो दोस्तों, हमें इन सारी चीज़ों को लेकर आम जनता को ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ पर कोशिश आम जनता को ही करनी है। भूल जाओ कि कोई नेता, वहाँ पर साबिया के साथ कई सारे नेता आ रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन सब आश्वासन देकर चले जा रहे हैं, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं और आकर चले जा रहे हैं। कोई भरोसा नहीं है। लड़ना एक आम आदमी को है, हमें ही लड़ना है, हमें ही एक दूसरे का साथ देना है। मत बांटो एक दूसरे को, अपने आप को एक तुम इंसान हो यही काफ़ी है, तुम एक इंसान हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत ही सबसे पहला धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ जो है वो समझनी है, हम सबको मिलकर लड़ना है और साबिया के लिए इंसाफ मांगना है। ये केवल इसलिए नहीं कि साबिया की ही इसमें जो है कि हमें साबिया के लिए ही करना है, बल्कि इससे देश का फ्यूचर डिसाइड होगा। क्योंकि हम नहीं चाहते निर्भया के केस में जो इतने साल लग गए थे वो साबिया के केस में भी लगें और फिर ये घिनौनी वारदातें सामने आते रहें और हम ऐसे ही बस बैठे रहे हाथ पे हाथ धरे हुए। इसीलिए अब हमें बिल्कुल भी बंद नहीं होना है, हमें इस आवाज़ को उठाते रहना है, क्योंकि ये अधिकार है तुम सबके पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। मत भूलो, चाहे लोग तुमसे कुछ भी कहें, तुम्हारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये आज़ादी देता है कि तुम्हें अपनी आवाज़ रखने का, उठाने का पूरी तरह से कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। आपको अपनी आवाज़ रखनी चाहिए और आपको अपनी आवाज़ रखनी ही पड़ेगी, तभी ये दुनिया बदलेगी। इस देश में कुछ हो सकता है, वरना इस देश में तो लोग चमत्कार का विश्वास करते हैं, लेकिन चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इंसान ही इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार है, इससे बड़ा और क्या चमत्कार है जो आज सब कुछ कर सकता है। तो हमें एक दूसरे के साथ एकजुट होकर बिना मजहब को बीच में लाए, हमें सबको, क्योंकि जो मजहब तुमने सीखा है वो तुम्हें रिप्रेजेंट करा है गलत लोगों ने, उन्होंने, और उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी गलत लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो प्रोग्रामिंग बनी है, जो प्लास्टिक वायरिंग हुई है तुम्हारे अंदर, ये गलत हुई है। तो इसलिए मैं सबसे प्रेम करना चाहता हूँ और आओ इस नफ़रत को प्रेम जैसी एक बेहतरीन दवा से, इस लाइलाज नफ़रत को जिसका कोई इलाज नहीं है, बस इसका एक ही इलाज है, वो है प्रेम। इस प्रेम से ख़त्म करें और हम सब मिलकर जस्टिस फॉर साबिया, सीबीआई इंक्वायरी फॉर साबिया। दोस्तों, अगर आप मुझ जैसे एक इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर को या मुझ जैसे एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स को जो किसी के दबाव में नहीं होते, एक ऐसा यूट्यूबर जो एक ऐसा स्टोरी टेलर है जो सच में
किसी के दबाव में नहीं होते। आजकल ये जो फ्री जो लोग हैं, फ्री मीडिया है, इनको सपोर्ट करें, क्योंकि यही लोग जो हैं वो रियल में, यही लोग क्या, हम आप सब लोग मिलकर इस देश को अच्छा बनाएंगे। तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं फाइनेंशियली मेरे इस नंबर पर। मेरा अमेज़न पे, फ़ोन पे नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। धन्यवाद।